नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव में। शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, बट परेशान मत होइए, बने रहिए हमारे साथ, कुछ भी नहीं छूटेगा जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आइए जानते हैं आज कौन कौन से टॉपिक जिन पे हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे फर्स्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में, हम जानेंगे इंडियन आर्मी के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि आज 74वां उनका एनिवर्सरी है। क्यों है, क्या है, आज हम जानेंगे। IR इंटरनेशनल रिलेशन मतलब श्रीलंका से हमारा क्या क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। अनक्लॉज क्या है इसके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में आती हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता ही है 74वां भारतीय सेना दिवस है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, और आज टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक है जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। न्यूज़ में क्या है, आपको पता ही है कि अभी न्यूज़ में आया हुआ है कि जो ये रिपोर्ट है 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें बोला गया है कि 2261 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट ट्री कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में। आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है। तो ISFR जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। आगे बात कर लेते हैं कि पहली बार इस रिपोर्ट को 1987 में पब्लिश किया गया था। ये जो संस्करण है 2021 का संस्करण, ये इसका 17वां प्रारूप है या 17वां संस्करण है। 17th इसका नंबर है या सेशन है। तो आई होप ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या डेटा आया है। तो टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर जो अभी है इंडिया का इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में, वो है 80.9 मिलियन, अबाउट 81 मिलियन हेक्टेयर्स। याद रखने वाली ये एक संख्या है, क्योंकि एग्जाम से पूछा जा सकता है कि अभी हमारा फॉरेस्ट या ट्री कवर कितना है। इसमें जो इंटायर हमारा जियोग्राफिकल एरिया है इन कंट्री का, वो कितने परसेंट कैटर करता है, वो करता है 24.62%। अभी जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अकॉर्डिंग टू जो UN की कन्वेंशंस हैं, उसमें हमें कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो हमारे पूरे लैंड का 33% होना चाहिए। इंडिया उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और आई होप बहुत जल्दी उसको पा लेगा। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करने में। मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार किस में ज़्यादा बढ़ा है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना, फिर उड़ीसा। ये हमें घटते हुए क्रम में हमें याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश अभी भी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर रख रहा है अपने पूरे देश में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। मतलब दूसरे नंबर पे जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये एक जानकारी थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक हमारा है जो इंटरनेशनल रिलेशन को बताता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। खबर क्या है, आपको पता ही है कि श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ की इकोनॉमी एकदम से बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि बिखर चुकी है। तो बहुत सारे देश आगे आ रहे हैं, श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। इंडिया एकमात्र ऐसा जो श्रीलंका का नेबर है, उसको पैसे के रूप में अपनी मनी एक्सटेंड कर रहे हैं, अपनी जो हेल्प है वो प्रोवाइड करा रहा है बहुत सारी चीज़ों से। तो अभी न्यूज़ है कि इंडिया ने एक्सटेंड किया है, $9 बिलियन एड और देगा श्रीलंका को। आइए जानते हैं कुछ इस रिलेशन में। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने जो पहले पॉइंट पे लिखा है $400 मिलियन का करेंसी स्वैप हो रहा है। तो यहाँ पर करेंसी, मेरा मेन मुद्दा था कि आपको करेंसी, देखिए एग्जाम में कितने मिलियन ऐड दिया, श्रीलंका को एक्सटेंड हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा। हम इस टॉपिक से और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं जो कि एग्जाम से पूछी जा सकती हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड आपके साथ यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ये जो मेरा एक इनिशिएटिव है आपके साथ इस तरीके का डिस्कशन करने का न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ के साथ, तो मेरा यही है कि न्यूज़ को हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है कि वो न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में या हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें फ़ायदा करे। हमें किसी न्यूज़ में क्या देखना है, अगर जो नहीं आ रहा है वो हमें कहाँ से पढ़ना है, सीखना है, बस उसका एक मुहिम है मेरी कि हम वो सीखें, एक न्यूज़पेपर को अपने ढंग से पढ़ने का। जो हमें स्टूडेंट को, हमारे जैसे बहुत सारे हम लोग एस्पिरेंट्स हैं हर एक चीज़ के, उनको किस तरीके से देखें। तो स्लोली आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। धीरे धीरे आपको न्यूज़ के हर एक टॉपिक का हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उस टॉपिक से हमें क्या क्या एग्जाम से पूछा जा सकता है, वो आपके साथ शेयर हो रहा है। और आप समझते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में नहीं रहती, उनको आपके साथ हम शेयर करते हैं। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेरा समझाने का मतलब है कि मैं आपको बताऊँ कि करेंसी स्वैप क्या होता है। तो करेंसी स्वैप होता है कि दो देश होते हैं, उनके बीच में उनकी खुद की जो मुद्रा होती है ना, उनकी खुद की जो करेंसी होती है, उसमें आपस में क्या कहते हैं, ट्रेड करना या आदान प्रदान करना। जैसे अगर श्रीलंका और इंडिया को मान लिया जाए, तो यहाँ पे क्या है कि श्रीलंका का रुपया एंड ये इंडिया का जो रुपया जो भी है, उनका आपस में इन्हीं दो करेंसियों में वो अपना जो क्या कहते हैं एक्सचेंज है वो कर लेंगे पैसे का।
अभी क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे नेशंस क्या होते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए इजराइल है, तो इजराइल से अगर हम कुछ आइटम लेंगे तो वो डॉलर में मांगेगा। अगर हम चाइना से कुछ आइटम लेंगे तो चाइना क्या करेगा, उस पैसे को डॉलर में मांगेगा। लेकिन करेंसी स्वैप एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू उन दोनों देशों की लोकल जो करेंसी होती है उस पर इस तरीके का पैसे का लेन देन होता है। आई होप आपको समझ में आएगा करेंसी स्वैप क्या होता है। करेंसी स्वैप होता है कि अगर हम किसी देश को कुछ आइटम दे रहे हैं तो उस देश के ही जो करेंसी है उसको ही हम ले लेंगे, ये करेंसी स्वैप होती है। चलिए आगे बढ़ देते हैं। तो श्रीलंका के साथ हमारे बहुत सारे डीप रेशनल एंड कल्चरल लिंक्स हैं। आपको पता ही होगा कि जो हमारे अशोक महान हिस्ट्री में होते हैं, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था और बौद्ध जो धर्म था उसको एक्सपेंशन के लिए। तो कल्चरल लिंक्स हमारे मिलते हैं, हिस्ट्री से बहुत लिंक मिलते हैं। ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको पता ही श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और एकमात्र जो नेबर है श्रीलंका का वो हमारा देश इंडिया है। इन दोनों के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक जो सेपरेट करता है उसको पाक स्टेट बोलते हैं। आपको पता ही लोकेशन की वीडियोस बहुत बड़े मुद्दे से बनाई जा रही हैं। एक पूरा उसका क्या कहते हैं, जो वत्सिका मैम आपके साथ लेके आती हैं लोकेशन की वीडियोस, वो एक सिस्टमेटिक वे में उनको कंपाइल कर रही है वीडियोस को, और बहुत जल्दी पूरी सीरीज आएगी जिससे कि आपको बार बार भागना ना पड़े। बहुत ही फ़नी अंदाज में वो पढ़ाएंगी आके, तो वेट कीजिए। बहुत कुछ वो, क्योंकि वो पूरा बल्क में लाने की कोशिश कर रही है कि एक मतलब वीडियोस तो छोटे छोटे ही होंगे बट एक इंटायर जो भी हमारे लोकेशंस का होगा वो कवर हो जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो हालांकि आपको पता ही होगा कि श्रीलंका कहाँ है, पाक स्टेट कहाँ है, बट और फर्दर जो हमारी जो लोकेशंस हैं उनके बारे में वाकई डिटेल से बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे हम बता सकते हैं कि इंडियन डिफेंस टाइज भी बहुत अच्छे श्रीलंका से रखे हुए हैं। एक्चुअली आपको पता ही होगा कि नेवी से टाई अप तो है ही, क्योंकि दोनों कोस्टल कंट्रीज़ हैं, मैरीटाइम उनका बॉर्डर शेयर करती हैं। बट इंडिया ने अपनी आर्मी को भी पीस कीपिंग फोर्स के लिए भी श्रीलंका भेजा हुआ था। वहाँ जो लिट्टे उनका एक सेपरेट इंसर्जेंट फोर्स था उसके अगेंस्ट में वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये शो करता है कि हमारे कहीं ना कहीं डिफेंस टाई अप कितने अच्छे हैं या अच्छे रहे हैं। दोनों में देश जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जैसे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजन कॉर्पोरेशन। हालांकि आजकल सार्क की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है ड्यू टू वेरियस रीजन, पाकिस्तान से हमारा सही से ताल्लुकात मेल जोल ना हो पाना और बहुत सारे रीजन्स हैं। बिम्स्टेक में दोनों एक साथ हैं, साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे श्रीलंका, इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो ये एक जानकारी थी जिसे हमें लगा कि आपके बारे में जानना चाहिए, श्रीलंका के बारे में हमें जानना चाहिए, एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से जानना चाहिए। आई होप करेंसी स्वैप के बारे में आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है इंडियन आर्मी। आपको पता ही है, हमने इससे पहले भी बताया कि आज 74th आर्मी डे है, 15 जैन को मनाया जाता है। और एक चीज़ मैं अब यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो 14th एंड 15th जैन दोनों का कंबाइंड न्यूज़ का है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि कब किस चीज़ का है, दोनों का है, आप देखते रहिए। और मैं हर बार वीडियो में अपने कहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम एक और शतक, जो मंथली शतक प्रोग्राम है उसके तहत वो भी बहुत जल्दी लाएंगे, क्योंकि वो हर मंथ के एंड में आएगा उस मंथ की पूरी, उसमें 100 न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। 100 न्यूज़ नहीं, 100 फैक्चुअल डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो बस बने रहिए, आपका साथ चाहिए और अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखिए। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। तो आपको पता ही कि एक हमारी लैंड बेस्ड ब्रांच है डिफेंस मिनिस्ट्री की। देखिए, लैंड बेस्ड ब्रांच कहने का मतलब ये है, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री का, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि लैंड बेस्ड डिफेंस स्टाफ रखती हैं। एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी इंडियन आर्मी को रखती है, दूसरा हो गया हमारी होम मिनिस्ट्री जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को रखती है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लैंड बेस्ड ही हैं, बट इंडियन आर्मी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री की, या हम बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, जो कि 4 हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये उसका पार्ट है जो कि लैंड बेस्ड है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 फ़रवरी 1950 को हुआ था। ये मतलब जो लेटेस्ट हमारी इंडियन आर्मी है उसका, वाइल जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी जिसको हम रॉयल इंडियन आर्मी बोलते थे, उसका 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। तो ये हालांकि आप देख ही रहे होंगे, ये डेटा था, आपको याद करना, क्योंकि कभी कभी इंडियन आर्मी का पूछ देते हैं कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो इंडियन आर्मी ये थी ब्रिटिश रॉयल आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी या रॉयल इंडियन आर्मी, उसका 1 अप्रैल 1895 को
गठन हुआ था। मोटो इसका है सर्विस बिफोर सेल्फ। आपको पता ही होगा कि जो भी हमारे डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के, वो अपने आप को अपनी सेवा से, अपनी सर्विस से बहुत पीछे रखते हैं। तो उसका मोटो भी समझ में आएगा, एग्जाम से पूछ सकते हैं कि मोटो क्या है। एनिवर्सरी इसका होता है 15 जैन को। अब देखिए, इसका गठन हुआ था 26 फेब 1950 को, जो हमारी आज की नई इंडियन आर्मी है। फिर इसका एनिवर्सरी 15 जून को क्यों होता है, ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो इसका रीजन मैं बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, ऑन द डे दिस डे मीन्स 15 जैन को इन 1949 जो हमारे जनरल थे KM करियप्पा, उन्होंने कमांडर इन चीफ की शपथ ली थी, या जो पोजीशन है उसको टेक ओवर किया था इंडियन आर्मी के। और वो पहले इंडियन बने थे जो कि इंडियन आर्मी के चीफ के पद पर मतलब अपने आप को उनको विराजमान किया गया था। तो पहला इंडियन इंडिया की आर्मी के लिए पहली बार जब चीफ बना, कमांडर इन चीफ बना, वो दिन था 15 जैन। इस वजह से इंडियन आर्मी का एनिवर्सरी 15 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 26 फरवरी को। 26 फरवरी को ये जो लेटेस्ट हमारा इंडियन आर्मी का वर्जन है वो दिखाया गया था। बट हमारे जो पहले इंडियन थे जो कि कमांडर इन चीफ बने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उनको जो बिठाया गया था उस पद पे, वो तारीख थी 15 जनवरी 1949। इस वजह से इसको आज के दिन, मतलब 15 जनवरी के दिन एनिवर्सरी इंडियन आर्मी की मनाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 26 फरवरी को क्यों ना मना के हम 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। चलिए, बहुत सारे मिशंस इंडियन आर्मी ने किए हैं। आपको पता ही कि इंडियन आर्मी विश्व की बहुत महानतम आर्मियों में से इसका शुमार होता है। सीनो इंडियन वॉर 1962 जो हुआ था चाइना के साथ, उसमें पार्टिसिपेट किया। नाथुला एंड चोला क्लैशेस हुआ। इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में हुआ। सियाचिन कन्फ्लिक्ट हुआ। कारगिल वॉर आपको पता ही है 1999। और सो मैनी स्क्रिमिसेस, मतलब जो झटपुट होती है ना, कभी उन्होंने बमबारी की, कभी हमने बमबारी की, ऐसे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले। तो ये इंडियन आर्मी के बारे में हमने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों आज ही मनाते हैं एनिवर्सरी, क्यों नहीं 26 फरवरी को, और मोटो एंड कुछ उनके मिशंस। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनक्लॉज। खबर क्या है? खबर है कि USA डिनाउंस चाइनाज मैरीटाइम क्लेम ओवर साउथ चाइना सी। डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना। जैसे कि हमारे कुछ राजनेता हैं, वो कहते हैं कि हम इस चीज़ की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, तो ऐसे USA भी बस सिर्फ चाइना की कड़ी शब्दों में निंदा ही करता है। पता नहीं आने वाले टाइम पे क्या होगा, बट वही है कि साउथ चाइना सी जो है, वहाँ पे जो चाइना है वो अपना बहुत ज़्यादा मैरी टाइम एरिया जो उसका है वो उसको क्लेम करता है उसको। तो चाइना ने, USA ने कहा है कि ये निंदनीय है, ये है, ये वो है। ये खबर है। हम बात करते हैं अपने एग्जाम्स के और उस मुद्दे पे आते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो अनक्लॉज एक बॉडी होती है जो कि डिफाइन, चलिए जान ही लेते हैं। अनक्लॉज का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। मतलब जो जैसे होता है ना कि ज़मीन पे हमारे कुछ अलग रूल होते हैं, आसमान पे हमारे कुछ अलग रूल होते हैं, इसी तरीके से हमारे समुद्रों के अलग रूल्स हैं। तो लॉज ऑफ द सी ट्रीटी ही अनक्लॉज है, इस्टेब्लिश टू डिफाइन कोस्टल एंड मैरीटाइम बाउंड्री। समझ में आ गया होगा कि जो हमारे सी के नियम हैं, कानून हैं, उनको और कोस्टल एरिया और मैरीटाइम बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए अनक्लॉज लाया गया। ये 16 नवंबर 1994 से इफ़ेक्टिव है। और इसमें चलिए आगे बांध देंगे। इसमें क्या है, 175 के अराउंड नेशंस हैं जो कि सिग्नेटरीज हैं। मतलब पूरे जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं जो देखिए, बहुत देश तो बहुत सारे हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि 206 के अराउंड कंट्रीज़ हैं हमारे इंटायर वर्ल्ड में। लेकिन इस कन्वेंशन को किसने किसने रेटिफाई किया या सिग्नेटरी है? पॉइंट नंबर 5 पे अगर देखेंगे तो वी कैन से इंटायर वर्ल्ड इज सिग्नेटरी ऑफ दिस कन्वेंशन, अप्रॉक्स 175 नेशंस आर साइंड इट। तो क्या है कि इसमें ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि लैंडलॉक है, जैसे लाओस, एशिया का जो ऐसा कंट्री है जो कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ का कंट्री है ये। तो वो क्या है कि वो लैंडलॉक कंट्री। तो अब लाओस तो उसके लिए तो मतलब ही नहीं अनक्लॉज का। तो ऐसे ही इंटायर वर्ल्ड कर चुका है, जो लैंडलॉक्ड है उनके लिए ये मतलब ही नहीं करता। तो अराउंड 175 नेशंस जो है जो इसके सिग्नेटरी है, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो इसके लॉज को मानता है, साइन कर चुके हैं, बट मानते नहीं हैं। क्योंकि चाइना, अगर सब मान रहे होते तो चाइना की ये बात ही नहीं आती, क्योंकि कहाँ तक मेरा कहाँ तक नहीं। तो एक लिखित में है। चलिए, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो अब एग्जाम से मतलब है। इफेक्टिवनेस की पता चलेगी कि 1994 से हुआ था। अनक्लॉज ने रिप्लेस किया था, इससे पहले एक नियम था फ्रीडम ऑफ द सीज कंसेप्ट एज नेशनल राइट्स वर लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक बेल्ट ऑफ वाटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ नेशनल कोस्ट लाइन। देखिए, इससे पहले क्या था, बहुत पहले आपको पता ही होगा कि जब
हमारे देश बड़े-बड़े देशों की खोज हुई थी। वास्को डी गामा ने इंडिया खोज की और अमेरिका की खोज हुई, बहुत सारे ऐसे लोगों ने की। तो उस समय क्या था कि ये सीज़ जो थे वो ओपन थे, वो फ्री थे, वो किसी पे कोई भी अधिकार कर सकता है, कहीं पे किसी का कोई रोक-टोक नहीं थी, कोई भी लॉज़ नहीं थे। बट जैसे-जैसे हमारी मानवता बढ़ी, रूल्स बढ़े, आदमियों की विचारधाराएँ बढ़ी, कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने चीज़ों को एकत्रित करना सीखा और हमने अपनी ज़मीन का को क्या कहते हैं कंसोलिडेशन करना सीखा। इसी तरीके से हमारे जब बात सीज़ की आई तो हमने सीज़ में भी अपना एक नियम बनाया कि यहाँ तक। फिर बहुत सारे लोग सीज़ में मिलने वाला बहुत सारा जो होता है, जैसे हम फिशरी मान सकते हैं या बहुत सारे और ऐसे आपको पता ही होगा, ऑयल प्रोडक्ट्स भी बहुत उसी से निकल, जो ऑयल का खनन होता है सीज़ के थ्रू ही होता है। तो इससे क्या हुआ कि बाद लोगों को लगा कि नहीं हमें इस पे भी एक लॉज़ लाना चाहिए इंटरनेशनली, जो कि ये डिफाइन कर सके कि भाई हमारा कहाँ तक एरिया आता है और हम कहाँ तक उस पे काम कर सकते हैं। तो ये अनक्लॉज आया। इससे पहले फ्रीडम ऑफ सीज आया था, बट वो कहीं न कहीं से इतना अच्छा वेल डिफाइंड नहीं था। इसके बाद अब आपको पता है यूनाइटेड नेशन लाया है, तो ये सबके लिए मान्य भी था। तो ये आपको समझ में आ गया कि फ्रीडम ऑफ द सीज अनक्लॉज को रिप्लेस किया। कभी-कभी एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ लॉ जो सीज है, वो उसने किसको रिप्लेस किया? तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि अनक्लॉज को रिप्लेस किया। अनक्लॉज क्या है आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस है, एक कन्वेंशन है जो कि लॉज़ ऑफ द सीज पे डिपेंड मतलब को बताती है। अदर क्लेम्स ऑफ वाटर बाउंड्री बहुत और ऐसे कुछ ऐसे आपको पता ही होगा, जोन्स में डिवाइडेड होता है। उन जोन्स को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश के जो ईईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होता है, मतलब जैसे इंडिया है सपोज कर लीजिए, तो इंडिया का डिस्टेंस जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के बाद अरब सागर है, तो अरब सागर तो बहुत दूर तक है। तो अब इंडिया पूरे अरब सागर तक नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि उसके आगे अरब कंट्रीज भी तो हैं। ओमान है, वो बोलेंगे कि आप कहाँ तक आ रहे हो। तो उसके लिए क्या बोला गया, एनक्लॉज क्या बताता है या ईईजेड क्या दर्शाता है कि इंडिया की जो बाउंड्री है वहाँ से आप 200 नॉटिकल माइल्स मीन्स 370 किलोमीटर तक आपका एरिया है, वहाँ आप पूरे अपनी जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं। आपका वो ये क्षेत्र है, कोई अगर आपके क्षेत्र में आएगा तो उस आने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। इसके बाद कुछ एरिया ऐसा है, जैसे सपोज कर लीजिए कि उधर ओमान, इधर इंडिया, तो ओमान से 200 नॉटिकल माइल के बाद फिर, और इंडिया के 200 नॉटिकल माइल के बाद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई मतलब एरिया है बट वहाँ पे किसी का नाम नहीं है, वो होता है हमारा इंटरनेशनल एरिया। वहाँ पे जाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से ईईजेड डिफाइन होते हैं हर एक कंट्रीज़ का, डिपेंड करता है कि बीच में कितनी डिस्टेंस है। बट ईईजेड 200 नॉटिकल माइल्स का वहाँ पर होता है जहाँ पे उसके आगे पूरा समुद्र ही है और बहुत दूर दूर तक कोई कंट्री है नहीं। तो आई होप ईईजेड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसी का एक सब पार्ट बोल सकते हैं एनक्लॉज का। और पाँचवा पॉइंट आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं कि इस जो कन्वेंशन को मैक्सिमम देश जो हैं वो सिग्नेचर जो साइन है वो कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जान लेते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे लिए वन लाइनर हो सकती हैं या आजकल न्यूज़ में कुछ ज़्यादा आ रही हैं। तो मुझे लगा कि चलिए एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, ताकि आपको ये भी ना लगे कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। अगर आप हमारा ये वीडियो देख लेंगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा ठीक है, न्यूज़ तो कहीं न कहीं हमें समझ में आ गई। तो जैसे आपको पता ही है कि चाइना एग्री फॉर मोर एलएसी टैक्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए एलओसी एंड एलएसी दोनों में अंतर है। एलओसी हमारा पाकिस्तान के साथ डिफाइंड है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड एलएसी होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हमारा चाइना के साथ है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं मतभेद बना ही रहता है, क्योंकि चाइना के साथ जो हमारी जो बाउंड्री है वो अगर लॉजिकली देखें तो डिफाइंड नहीं है। वो एक पेपर पे बना हुआ है, बट अगर ग्राउंड पे जाते हैं तो डिफाइंड नहीं है। तो वहाँ पे होता है कभी वो आगे, कभी हम पीछे, कभी वो पीछे, कभी हम आगे। तो इसी उसमें कि हम कुछ अपने बॉर्डर्स को करते हैं, तो बात करने के लिए एग्री हुए हैं। तो ये न्यूज़ थी, अक्सर आती रहती है। एलएसी एलओसी हमें जानना चाहिए। सर जिन कोरोना केसेस आपको पता ही, आजकल ओमिक्रॉन ने तो बिल्कुल तबाही मचा रखी है। मोर देन 13 लाख केसेस एक्टिव हैं अभी इंडिया में। तो प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बच के रहिए। ये भी न्यूज़ था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो सिनेमा के टिकट हैं वो रिड्यूस करेंगे, क्योंकि एक्टर चिरंजीवी है वो वहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी से मिले और इस बात पे थोड़ी बात हुई है। तो ये भी एक न्यूज़ थी कि सिनेमा टिकट, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा दिया कि हाल ही में कौन से स्टेट ने सिनेमा के टिकट के प्राइस कम करने की बात की है, तो आंध्र प्रदेश है। और आपको पता ही है कि अभी बीकानेर गुवाहाटी जो ट्रेन थी वो नियर मियानागुरी, जो नॉर्थ बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन हादसा हुआ है, उसमें 6 लोग मर गए हैं। तो हो सकता है कि मियानागुरी आपसे लोकेशन में पूछ दिया जाए।
तो ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। बहुत ही खतरनाक हादसा है और आज को पता ही है आपका इतना ज़्यादा कोहरा और सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से नहीं दिख पाता इतना ज़्यादा। तो ये भी रीज़न्स हैं इसके। कभी-कभी क्वेश्चन अगर आ जाए आपका, अगर एसे वगैरह में या मेंस में कभी कुछ इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन कि ट्रेन जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं? तो उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमारी जो ट्रेन का जो हमारा ट्रैक्स बने हुए हैं उनके कहीं न कहीं बहुत पुराने हो चुके हैं और उनकी सर्विसिंग डे टू डे उतनी अच्छी नहीं हो पाती। फिर दूसरी बात है कि हमारा जो यहाँ का अभी एनवायरनमेंट है, कोहरा वगैरह बहुत रहता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं और कहीं न कहीं इग्नोरेंस तो है ही, ये चीज़ भी हम मैटर कर लिख सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट पे है कि 30 लोग इंजर्ड हुए हैं, जो फर्स्ट जल्लीकट्टू अभी सेशन हुआ है तमिलनाडु का। तो आपको पता ही है कि जल्लीकट्टू पे काफ़ी हुआ था, कभी बैन लगता है फिर स्टेट गवर्नमेंट हटा देती है। तो अभी 30 लोग इंजर्ड हुए हैं, जो कि उसका पहला हुआ था। कहाँ होता है ये ध्यान रखना है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। तो ये थे कुछ मिसलेनियस न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक इस संस्करण के साथ जो मेरा खुद का एक अपना जो ये इसमें डिस्कशन है, इसमें मैंने एक नई चीज़ जोड़ी है, दैट इज़ मैं एक रिकमेंड करूँगा आप द हिंदू का एक कोई एडिटोरियल, आप प्लीज़ अगर मौका मिलता है तो आप पढ़िएगा। अगर आप बताएँगे हमें तो हम उस एडिटोरियल के यहाँ पे पिक भी लगा दिया करेंगे उसका कॉपी करके। तो उसमें है 14th जैन का है, क्योंकि आज 15th जैन है तो छुट्टी रहती है, आता नहीं था हिंदू। न्यूज़ कहीं न कहीं से हमने कंसोलिडेट करके आपके साथ डिस्कस की हैं। चलिए कोई बात नहीं। 14th जैन का द हिंदू का एडिटोरियल है। उसमें एक एडिटोरियल है, लिबरल इकोनॉमिक्स क्रिएट इल्लिबरल सोसाइटीज़। प्लीज़ आप अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस एडिटोरियल को ज़रूर पढ़िए। बहुत अच्छा है और शायद आपको अच्छा भी लगे। पढ़ के बताइएगा कैसा लगा। बाकी आप यहाँ तक रहे, थैंक यू सो मच। हमेशा हँसते रहिए। कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।